This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM. दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू भारत एफएम। आज भारत एफएम के इस श्रृंखला में जिसका के नाम है सतरंगिनी, उसमें आज जो हमने जिस एपिसोड को चुना है वो है हास्य रस। और हास्य रस के बारे में हमें एक बार फिर बताएंगे और कविता सुनाएंगे और गीत सुनाएंगे डॉक्टर नवल भाबरा। तो भाबरा साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आपके लिए तो। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी एकदम ठीक है। तो भाबरा साहब अब ये बताइए कि आज जो हमने ये टॉपिक चुना है हास्य रस के बारे में, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हास्य रस होता क्या है? हाँ, देखिए, हास्य मनुष्य की एक सहज और अतुलनीय प्रवृत्ति है मनुष्य के मन की। और हास्य वो प्रवृत्ति है जिससे मनुष्य की विशिष्ट अलग पहचान होती है। मनुष्य हंस सकता है, पशु नहीं हंस सकता। पशुओं से मनुष्य को अलग करता है हास्य। हास्य मनुष्य का विशेष लक्षण है जो मनुष्य में ही पाया जाता है, पशुओं में नहीं पाया जाता। मानवीय चेतना की बिल्कुल सहज और अनूठी प्रवृत्ति है हास्य। मनुष्य का जो विशद और निर्मल चित्त है उसका आह्लाद है हास्य। मतलब उससे शरीर, मन, बुद्धि सब एक साथ प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल उठते हैं। कुटिल आदमी नहीं हंस सकता, और हंसता भी है तो उसकी कुटिलता काफूर हो जाती है, मन का मेल दूर हो जाता है। तो हास्य मनुष्य की एक बहुत ही विशिष्ट, उसको पहचान देने वाली, सहज, सात्विक, आह्लादकारी और अतुलनीय प्रवृत्ति है और कहीं जो दूसरे प्राणियों में नहीं पाई जाती। और हास्य का एक क्लाइमैक्स वो होता है जो रोने और हंसने को लांघ जाता है। जब आदमी हंसने हंसने रोने लगता है और रोते रोते हंसने लगता है। हम अपने अनुभव से ये जानते हैं कि जब दुख और सुख दोनों की बहुत जाती होती है, अतिरेक होता है, उसका क्लाइमैक्स होता है, तो आदमी ठहाका लगाता है, अट्टहास करता है। तो एक वो रेखा भी आती है जब दर्द का और हास्य का जो सीमा रेखा है वो बहुत बारीक हो जाती है, मिट जाती है। बच्चन ने कहा है, दर्द नशा है जिस मदिरा का, मेरी तो वो मधुशाला। तो कई बार दर्द से भी मिल जाता है हास्य। और हास्य के कई ढंग हैं, भेद तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन कई श्रेणियां हैं, कई कोटियां हैं, कई कैटेगरीज। तो वही हास्य को मेरा अगला प्रश्न वही होने वाला था आपसे कि एक हास्य का दूसरा रूप जो हम जानते हैं जो व्यंग्य है, लेकिन व्यंग्य एग्जैक्टली हास्य नहीं होता। तो मैं वो उसी प्रश्न आने वाला था, लेकिन आप जो श्रेणियां बता रहे हैं शायद उसमें वो व्यंग्य भी शामिल हो। हाँ, वो श्रेणियों से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है वो। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। श्रेणियां से मतलब ये है कि हास्य के कई रूप देखने को मिलते हैं। एक होती है 1 इंच मुस्कान, एक होता है अट्ठास, ठहाका। इसके बीच में कई हास्य होते हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में उसके कई भेद बताए हैं। स्मित हास्य से लेकर और अति हसित तक। अति हसित मतलब बहुत ज्यादा हंसना। और कई लोग जो बड़ा फुहड़ ढंग से हंसते हैं, हम देखते हैं, होना नहीं चाहिए वो, उसको हमारे यहाँ अपहसित कहा गया। जैसे अपकार और अपमान होता है, वैसे अपहसित ऐसा हास्य जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और स्मित हास्य की तो महिमा ही न्यारी है। स्मित मतलब मंद मंद मुस्कान। पूरी दुनिया में मोनालिसा की मुस्कान मशहूर है कि उसके भीतर क्या गहरा राज या मर्म छिपा हुआ है कि कोई नहीं जानता। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर, व्यंग्य और हास्य। हास्य तो हम सब जानते हैं। हास्य हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में एक रस है, हास्य रस नाम का, और जो श्रृंगार का सहयोगी रस है। और हंसी उसका स्थायी भाव है, मुख्य भाव है। तो ये पैदा कैसे होता है हास्य? जीवन में जहाँ कहीं भी विचित्रता है, विद्रूपता है, विकृति है, विरोधाभास है, अंतर्विरोध है, आडंबर है, पाखंड है, ढोंग है, उससे हास्य पैदा होता है। मतलब आदमी करता कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है।
कहता कुछ है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो वो जो उसकी बनावट या आडंबर या विचित्र वेशभूषा पकड़ में आती है, जैसे जोकर होता है सर्कस में, नाटक में विदूषक होता है, अंग्रेजी ड्रामा में क्लाउन होता है, तो उनकी वेशभूषा, उनकी चेष्टाएं, उनकी बातें सुनकर हंसी आती है, वो हास्य है। कई बार हमारी चुटकुलों में, बातचीत में, कविताओं में भी हास्य होता है, लेकिन वही व्यंग्य हास्य से आगे की सीढ़ी है। व्यंग्य में ये जो हास्य का भाव है, ये बहुत बारीक, बहुत गहरा और बहुत गूढ़ होता है। जैसे उदाहरण बताऊं, इसमें व्यंजना शक्ति होती है। इसमें व्यंग्य कहाँ होता है? राम और सुग्रीव का किस्सा है। सुग्रीव जब राम से अपना काम करवा कर भोग विलास में मस्त हो जाता है और राम का काम भूल जाता है, तो राम उसको एक भीतर संदेश भेजते हैं, एक लाइन लिख के भेजते हैं। संस्कृत में है वो, न था संकुचित है पंथा ये न बाली हतो गत है। इसका मतलब यह है कि हे सुग्रीव, वो रास्ता अभी सकड़ा नहीं हुआ है, छोटा नहीं हुआ है, सकड़ा नहीं हुआ है, जिससे मरकर बाली स्वर्ग गया था। इसमें व्यंग्य है, मतलब उस रास्ते में अभी भी बहुत गुंजाइश है, उसमें एक दो बाली सुग्रीव उस तरह के और जा सकते हैं। और वो व्यंग्य का संदेश सुनकर सुग्रीव तुरंत बाहर आ गया। बोलचाल में भी हम देखते हैं व्यंग्य का, जैसे कोई दुबला पतला आदमी, हम कहते हैं वाह वाह आप तो गामा पहलवान है, तो ये व्यंग्य, इससे हंसी पैदा होती है। थोड़ा जो सुंदर आदमी नहीं है, थोड़ा कुरूप सा है, आप उसको कहो अरे आपके क्या कहने हैं, आप तो साक्षात कामदेव के अवतार है। तो इस पर मुझे एक प्रश्न याद आता है भावरा साहब, कि आप जब किसी पर व्यंग्य कसते हो तो आपको कैसे पता हो कि सामने वाला जो है वो आपके व्यंग्य को कैसा लेगा? क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, कभी कभी आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी को तकलीफ पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, लेकिन हो सकता है सामने वाला आपको सही तरीके से नहीं ले, तो वो आप कैसे डिसाइड करो कि कब व्यंग्य कसना चाहिए और कब नहीं कसना चाहिए? बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है आपने, व्यावहारिक है। इसका सीधा संबंध, मैंने कहा ना, हास्य निर्मल चित्त की वृत्ति है। मतलब ये साफ पकड़ में आ जाता है। मतलब मजाक जब भड़ास निकालने का जरिया बन जाती है, तो उससे जो व्यंग्य पैदा होता है वो चोट पहुंचाता है। वो शब्दों की चोट पैदा, वो व्यंग्य बाण होता है। जो सही व्यंग्य होता है उसमें बिल्कुल अच्छी नीयत से, निर्मल भाव से किसी और पर ढालकर सिर्फ बात का मर्म समझाने के लिए आदमी व्यंग्य का इस्तेमाल करता है। जिसमें आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, करीब 40-45-50 साल पुराना उपन्यास है ये। उसके ये जो पढ़ने का रुचि रखने वाले पाठक हैं, उनके लिए काम की बात है। एक एक सेंटेंस में व्यंग्य है। भारत का राजनीतिक आडंबर और पाखंड है, उसका पर्दाफाश किया है उसमें। एक एक वाक्य में व्यंग्य है और आपको ऐसा लगता है कि कोई दुर्भावना नहीं है। जो दुर्भावनापूर्ण व्यंग्य होता है उससे चोट पहुंचती है, वो नहीं होना चाहिए। और निर्मल चित्त से, सही नियत से, सिर्फ अपनी बात का मर्म समझाने के लिए जो व्यंग्य की ढाल इस्तेमाल की जाती है वो सही है। तो भावरा साहब, मुझे पता कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो और आप बहुत अच्छा गाते भी हो, तो व्यंग्य हास्य से रिलेटेड कोई एक गाना अगर आप सुना दें हमें तो। हाँ, मैं सुनाता हूँ। उसके पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जरूर। आजकल हास्य का बहुत ज्यादा महत्व है पहले से भी। अच्छा। क्योंकि आज के जीवन में तनाव और स्ट्रेस बहुत है, अवसाद बहुत है। आप देखते होंगे कि चिकित्सा विज्ञान भी आजकल जोर दे रहा है हास्य पर। स्माइल थेरेपी और लाफ्टर थेरेपी को यूज करते हैं मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए। और तो और ये जो महात्मा और बाबा लोग हैं, ये भी प्राणायाम और योग करवाते समय ठहाका लगवाते हैं, अट्टहास लगवाते हैं। बाबा रामदेव, उसी को लाफ्टर थेरेपी कहते हैं, आई गेस। जी हाँ, आप सही कह, उसी को लाफ्टर थेरेपी कहते हैं। उसका आज बहुत महत्व है, क्योंकि आज जीवन में इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है, इतनी भागदौड़ है, इतनी होड़ है कि आदमी को कुछ हंसी के पल मिल जाए तो उसको मानसिक सुकून मिलता है, उसके मन को राहत मिलती है। इसीलिए आजकल ये हास्य व्यंग्य के कवि सम्मेलन, हास्य के मंच, लाफ्टर चैनल बहुत चल रहे हैं, जिनकी बात हम बाद में करेंगे एक गीत सुनाने के बाद। जरूर। गीत है कोरोना पर। आजकल पूरे विश्व में कोरोना का कोहराम छाया हुआ है, कोरोना का कहर है। उस पर एक गीत मैंने लिखा है
जिसमें सारे आजकल तौर तरीके बदल गए हैं प्यार मोहब्बत जताने के। पहले लोग गले मिलके हाथ मिलाकर पास आकर प्यार जताते थे, पर इसमें अब ये कहा है कि अगर प्यार करते हो तो दूर रहो, क्योंकि पास आओगे तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा और मुझे भी। देखिए उस बात को एक 3 छंदों के गीत में कैसे कहा है, केवल मन से मिलो, गीत का शीर्षक है, केवल मन से मिलो, शरीर से नहीं। कि प्यार अगर मुझसे करते हो 6 फीट दूर रहो, प्यार अगर मुझसे करते हो तो 6 फीट दूर रहो। इस कोरोना ने सारा संसार बदल डाला है, सबके चेहरे मोहरे और व्यवहार बदल डाला है। अरे बदल गई है प्यार मोहब्बत की परिभाषा, दूर पास रहने का सब उपचार बदल डाला है। दूर पास रहने का सब उपचार बदल डाला है। उपचार मतलब फॉर्मेलिटी, सब तौर तरीके बदल गए। केवल मन से मिलो, केवल मन से मिलो, मगर प्रिय तन से दूर रहो। अरे प्यार अगर मुझसे करते हो 6 फीट दूर रहो। घर में बंद पड़े हैं सब, अपना दुखड़ा रोते हैं। घर में बंद पड़े हैं सब, अपना दुखड़ा रोते हैं, और बार बार हाथों को अपने साबुन से धोते हैं। क्या बात है। बार हाथों को अपने साबुन से धोते हैं। अरे एकाकीपन की ये घड़ियां मीठा ही फल देगी, सब्र करो। एकाकीपन की ये घड़ियां मीठा ही फल देंगी, वैसा ही पाते हैं हम जैसा पहले बोते हैं। क्या वैसा बात। ही पाते हैं जैसा पहले बोते हैं। और मेरी बातें ठीक लगे तो है मंजूर कहो, मेरी बातें ठीक लगे तो है मंजूर कहो। प्यार अगर मुझसे करते हो 6 फीट दूर रहो। क्या बात है। कि पास अगर आओ तो पहले अच्छा मास्क लगाओ। पास अगर आओ, अच्छा, पास अगर आओ तो पहले अच्छा मास्क लगाओ। अरे सेंट वेंट रहने दो, पहले सैनिटाइजर लाओ। क्या बात है। सेंट वेंट रहने दो, पहले सैनिटाइजर लाओ। ठीक रहे तो फिर जीवन भर मिलना ही मिलना है। ठीक रहे तो फिर जीवन भर मिलना ही मिलना है। धीरज धरकर अलग रहो और सबकी जान बचाओ। धीरज धरकर अलग रहो और सबकी जान बचाओ। कुछ दिन की यह दूरी प्यारे, हो मजबूर सहो। अरे प्यार अगर मुझसे करते हो तो 6 फीट दूर रहो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पर तालियां। तो भाबरा साहब, अगला जो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि ये लाफ्टर क्लब बहुत ज्यादा प्रचलित हो चला है। हर शहर में, हर कंट्री में, हर शहर में लाफ्टर क्लब जो एक नया शुरू किया गया है, जहां पे काफी यंगस्टर्स दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, वो काफी उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल प्रासंगिक वाजिब सवाल आपने इसी पे आ रहा था अभी। आजकल आप देखिए ये हास्य रस के कवि सम्मेलन और मंचीय कविताओं के अलावा लाफ्टर चैनल चल रहे हैं। कपिल शर्मा का शो तो बहुत फेमस है भारत में, इसलिए इसके अलावा आजकल ये एक चलन और चल पड़ा है, खासतौर से युवा वर्ग में, स्टैंड बाई कॉमेडी वाला। हाँ, एग्जैक्टली। इसके पेड शोज होते हैं और भीड़ उमड़ती है, उसको खूब लोग देखने जाते हैं। तो इसकी एक वजह तो ये है, मैंने जैसा बताया कि जीवन में आजकल टेंशन, भागदौड़, अवसाद और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो उससे कुछ पलों की राहत पाने के लिए लोग उसमें जाते हैं, उसे देखते हैं, वो तो ठीक है। पर अब बात हम कर रहे हैं कि जो पहले वाले कवि सम्मेलन थे और ये जो आजकल के काव्य मंच हैं हास्य रस के और लाफ्टर चैनल है और ये कॉमेडी शो है, इनमें क्या फर्क है? उसमें सबसे बड़ा फर्क जो ये मानता हूं मैं कि पहले के कवि सम्मेलनों का एक स्तर होता था और उसमें विविधता होती थी, उसमें बहुरस होते थे। नीरज, बच्चन, रमानाथ अवस्थी, बाल स्वरूप राही, दिनकर जैसे कवि मंच पर कविता पढ़ते थे और उसमें सभी रस होते थे। हास्य भी होता था, वीर भी होता था, श्रृंगार भी होता था। लेकिन आजकल लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ज्यादातर 70-80% जो मंच है वो हास्य रस ले जाता है।
और हास्य भी जैसा मैंने कहा ना आपको कि वो स्तरीय हास्य होना चाहिए, स्मित हास्य, जिस वैसा नहीं होता, कई बार उसमें फुहड़ता आ जाता है, वो गलत। सबसे बड़ी बात वो बहुत उसकी विषय वस्तु बहुत सीमित है। राजनीति, इसकी भी एक वजह है राजनीति में, क्योंकि मैंने कहा ना हास्य पाखंड और विरोधाभास से, आडंबर से पैदा होता है। तो राजनीति से ज्यादा आडंबर और पाखंड और ढोंग और विकृतियां और विद्रूपता और विषमता आजकल किसी दूसरी चीज में नहीं है। तो हास्य रस के कवियों का सबसे प्रिय विषय है राजनीति। एक एक कवि को लेकर पूरा मंच लूट ले जाते हैं, मोदी को, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह, मतलब एक कवि है हास्य रस का राजस्थान का, वो तो मोदी को लेकर बैठा है। वो आधा एक घंटे कविता पढ़ता है सिर्फ मोदी जी को लेकर, उस पर चुटकियां व्यंग्य लेता। तो ये ठीक नहीं है। बाकी लाफ्टर चैनल जो है उसमें थोड़ी मंचीय, उससे विविधता ज्यादा है, युवा वर्ग भी बहुत जुड़ा हुआ है उससे। तो ये मुख्य फर्क है पहले के कवि सम्मेलन का और आज के मंच का। आज के मंच की विषय वस्तु सीमित है और कई बार उसमें सस्ती लोकप्रियता के लिए फुहड़ता आ जाती है। तो भाभरा साहब, मुझे पता है कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया हास्य रस से जुड़ा हुआ बहुत ही बढ़िया कविता है आपके पास, जिसका नाम है बाल की खाल। हाँ, मैं समझ गया, आप शायद उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, बाल की खाल। हाँ, वो कविता मैं सुनाऊंगा लेकिन थोड़ा बाद में। जरूर। उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी कहिए। ये जो आशीष जी हास्य की प्रवृत्ति या हास्य रस है, इसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है। कई बार हमारे सामान्य जीवन के व्यवहार में, सहज बातचीत में हास्य पैदा हो जाता है। मैं अपने कुछ अनुभव, कुछ उदाहरण, कुछ कविताओं के उदाहरण, कुछ चुटकुले सुनाना चाहता हूँ इसमें। कुछ अनुभव देखिए। पहले एक बार मैं और मेरा मित्र एक खाना खाने गए भरतपुर में। मटर पनीर की सब्जी थी, हम खाना खाने लगे, सच्ची बात है। तो मेरे मित्र ने कहा कि डॉक्टर साहब आज इसमें अदरक नहीं है सब्जी में। तो सहसा मेरे मुंह से निकला, इसमें अदरक तो है पर किसी किसी को स्वाद नहीं आता है। अब इससे व्यंग्य क्या निकला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ। एक और में बातचीत में कैसे हास्य पैदा होता है, लेक्चरर से हम बात कर रहे थे, तो पता नहीं मुझे क्या सूझी, एक बार एक कोई लॉ के लेक्चरर थे, LLM कानून पढ़ाने वाले। तो मैंने उनसे कहा, भैया देखो हम तो सिर्फ लेक्चरर हैं और तुम लेक्चरर इन लॉ हो, मतलब हम तो ऐसे ही रिश्तों पर अगर जोड़े हैं तो एक तो है खाली मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये तो फालतू के फोकट के रिश्ते हैं। लेकिन आप देखिए मदर इन लॉ वो कानूनन है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब उसकी लीगल एंटिटी है शायद, और मदर की, फादर की दूसरे रिश्तों की नहीं है। तो ऐसे बातचीत में हास्य पैदा होता है। मैंने कहा कि भाई हम तो सिर्फ लेक्चरर ही हैं, सरकार के लेक्चरर हैं और आप सरकार के दामाद हो क्योंकि आप लेक्चरर इन लॉ हो। इस तरह हास्य पैदा होता है। एक और जैसे ऐसा ही उदाहरण सामान्य व्यवहार का, एक शव यात्रा जा रही है दाह संस्कार के लिए, और अमेरिका में तो खैर हॉर्न वगैरह नहीं बजाते, इंडिया में तो बिना हॉर्न के काम नहीं चलता। यहाँ तो लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे, हॉर्न प्लीज, राइट, ये तो हॉर्न दीजिए। तो एक स्कूटर वाला था, उसको पता नहीं क्या जल्दी थी, वो बार बार चें चें हॉर्न बजाए जा रहा था बहुत देर से, और वहां जगह थी नहीं। तो उसमें शव यात्रा में शामिल एक आदमी को जल्लाद गुस्सा आई। देखिए कैसे व्यंग्य हास्य पैदा होता है। उसने कहा, अरे तो अब इससे भी आगे जाएगा क्या? मतलब इतनी क्या जल्दी है भाई, जो सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया तो मैं उससे भी आगे जाना है क्या? एक और ऐसा ही सामान्य किस्सा जीवन के व्यवहार का, पति पत्नी में बात हो रही है। पति कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, बाकी तुम हर चीज तुम्हें अपनी ही अच्छी लगती है, मेरी कोई चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, देखो आपके ससुराल, मेरे ससुराल से ज्यादा मुझे आपका ससुराल अच्छा लगता है, आपके माता पिता भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके जो सास ससुर है मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इससे हास्य पैदा होता है, इससे जो बारीक अर्थ निकलता है उससे हास्य व्यंग्य पैदा होता है। अब मैं आप कहें तो वो कविता प्रस्तुत करूं? जरूर जरूर। बाल की खाल। देखिए हास्य का एक सबसे चरम रूप वो होता है जिसमें आदमी अपने आप पर हंसता है।
अपने आप पर व्यंग्य करता है, और शुरुआत ये हास्य का क्लाइमेक्स है। दुनिया पर तो आप हंसते हैं, लेकिन अपनी कमियां, अपने आप को लेकर जो मजाक बनती है, उसको लेकर बात करना या हंसना और हंसाना, ये एक तरह का चरम रूप है हास्य का, ये भी एक रूप है। तो इस कविता में यही है। बाल की खाल, जिनके बाल कम होते हैं या जो गंजे लोग होते हैं, उनका लोग मजा लेते हैं, लेकिन इसमें मैंने मजा लेने वालों का मजा लिया है। कविता का शीर्षक है बाल की खाल। यूं तो बालों में दम ही कितना है कि इनकी खाल निकालें, यूं तो बालों में दम ही कितना है कि इनकी खाल निकालें, पर इनकी बदतमीजियां इतनी महीन और महान है, इनकी बदतमीजियां इतनी महीन और महान है कि आप भी सोचेंगे इन्हें कटवा डालें या पालें। आप भी सोचेंगे इन्हें कटवा डालें या पालें। एक दिन केशवदास पनघट के आसपास थे। केशवदास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के। एक दिन केशवदास पनघट के आसपास थे, बहुत उदास थे, क्योंकि चंद्र बदनी मृगलोचनी सुंदरियां आ जा रही थी और उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी, और उन्हें बाबा कहकर पुकार रही थी, जैसे आजकल अंकल कहती हैं, जैसे आजकल अंकल कहती हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके सर के बाल सफेद हो गए थे, उनके सर के बाल सफेद हो गए थे, और बाबा बाबा सुनकर उनके कलेजे में छेद हो गए थे। बाबा बाबा सुनकर उनके कलेजे में छेद हो गए थे, और केशवदास पुकार उठे। प्रसिद्ध दुआ है केशवदास का कि केशव केसनी अस करी जैसो अरि न कराही, और चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। इसका मतलब यह है, केशवदास कह रहे हैं कि मेरे बालों ने मेरे साथ वो चोट की जो कोई दुश्मन भी क्या करेगा, क्योंकि इन्हीं के कारण आज मुझे चंद्र बदनिया और मृग लोचनी सुंदरियां बाबा कहकर जा रही। केशवदास की पीड़ा थी बालों को लेकर। आगे देखिए, आपको पता है राम कथा का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? राम कथा का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? रावण नहीं, बाल थे। रावण नहीं, बाल थे, वरना राजा दशरथ हर तरह से खुशहाल थे। एक दिन महाराजा दशरथ दर्पण में चेहरा देख रहे थे, तो कान के पास कुछ बाल सफेद दिखे। कान के पास कुछ बाल सफेद दिखे। प्रसिद्ध पंक्ति है मानस की, श्रवण समीप भये सित केसा, बाल सफेद हो गए। तो कान के पास कुछ बाल सफेद दिखे, बस वहीं दशरथ ने निर्णय कर लिया कि अब राम को राज देना है, अब राम को राज देना है। न दशरथ ये फैसला करते, न कैकेयी वरदान मांगती, न राम को वनवास होता, न दशरथ का मरण होता, न सीता का हरण होता। सबके बुरे हाल थे, सारे फसाद के पीछे सिर्फ चंद सफेद बाल थे। क्या बात है। सारे फसाद के पीछे सिर्फ चंद सफेद बाल थे। वह सतयुग था, आज कलयुग है। कान के पास क्या पूरे सिर के बाल सफेद हो जाएं, या बाल हो ही नहीं, पांव कब्र में लटके हैं, प्राण पर प्राण सत्ता में अटके हैं। पांव कब्र में लटके हैं, पर प्राण सत्ता में अटके हैं। बाल दर बाल टूटता है, बाल दर बाल टूटता है, पर सत्ता का मोह कहाँ छूटता है, सत्ता का मोह कहाँ छूटता है। और जिनके बाल सन की तरह सफेद हैं, सन कपास, जिनके बाल सन की तरह सफेद हैं, हमें उनके लिए विशेष खेद है। इस बात पर शास्त्रीय बहस होनी चाहिए कि बालों का सफेद होना बेहतर है या सफाचट हो जाना। क्लासिकल बहस होनी चाहिए कि सफेद बाल ज्यादा अच्छे हैं कि गंजा होना, कि बालों का सफेद होना बेहतर है या सफाचट हो जाना। हमारा मत है कि सफेदी से गंजा होना बेहतर है। क्या बात। हमारा मत है कि सफेदी से गंजा होना बेहतर है, क्योंकि ये क्रूर काल की करतूत है, और सफेदी बुढ़ापे का मजबूत सबूत है। सफेदी बुढ़ापे का मजबूत सबूत है। ये ढलती उम्र के फंडे हैं, सफेद बाल बुढ़ापे के झंडे हैं। क्या बात। सफेद बाल बुढ़ापे के झंडे हैं। अरे भले ही गंजे सिर पर बाल नहीं है, भले ही गंजे सिर पर बाल नहीं है,
पर होते तो काले होते, होते तो काले होते, लहराते मतवाले होते। फिर भी लोग हैं कि मस्करी में मजा लेते हैं, फिर भी लोग हैं कि मस्करी में मजा लेते हैं और छिप छिप कर हमें गंजा टकला चांद कहते हैं। छिप छिप कर हमें गंजा टकला और चांद कहते हैं और हम मुस्कुराकर सब सहते हैं, हम मुस्कुराकर सब सहते हैं। कभी पलटकर बाल वालों से नहीं कहते, कभी पलटकर बाल वालों से नहीं कहते, ए झबरे झिटले जंगली, ए झबरे झिटले जंगली, झबरे बाल वालों इतराओ मत। ये पुरानी कहानी है, बाल जंगलीपन की निशानी है, बाल जंगलीपन की निशानी है। अरे बाल होना कौन सा कमाल है, बाल होना कौन सा कमाल है। भालू और बंदर के शरीर पर बाल ही बाल है, भालू और बंदर के शरीर पर बाल ही बाल है। बाल और नाखून पशुता की निशानी है, बाल और नाखून पशुता की पहचान है, इसीलिए हम उन्हें हटवाते हैं, बार बार बढ़ते हैं इसीलिए कटवाते हैं। क्या बात, बार बार बढ़ते हैं इसीलिए कटवाते हैं। अरे जबरे बाल वालों हमारी बात मानो, गंजा होने के फायदे तुम क्या जानो, गंजा होने के फायदे तुम क्या जानो। कहते हैं मरने के बाद यमराज वेतरनी पार कराता है, मरने के बाद यमराज वेतरनी पार कराता है, पर हमें जब वो ले जाएगा तो छाती पीटेगा और दांत बेचेगा, छाती पीटेगा और दांत बेचेगा। अरे जब हमारे बाल ही नहीं होंगे तो क्या पकड़ कर खींचेगा, क्या बात है। जब हमारे बाल ही नहीं होंगे तो क्या पकड़ कर खींचेगा। अरे गंजों का अलग ही ठाठ होता है, चमकता हुआ चौड़ा प्रशस्त ललाट होता है, अलग ही ठाठ होता है, चमकता हुआ चौड़ा प्रशस्त ललाट होता है। और हमारे यहाँ तो गंजा होने का एक और भी फायदा है, और भी फायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ गंजों को ही प्रधानमंत्री बनाने का कायदा है, गंजों को ही प्रधानमंत्री बनाने का कायदा है। इंदिरा जी तो खैर महिला थी, बाकी पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, राजीव गांधी, वीपी सिंह, नरसिंहा राव, आप देख लीजिए सब गंजे थे कि नहीं थे। नरसिंहा राव, वाजपेयी जी के कुछ कम थे, वाजपेयी जी के कुछ कम थे, इसीलिए जल्दी हट गए, इसीलिए जल्दी हट गए। फिर मनमोहन सिंह आकर डट गए, फिर मनमोहन सिंह आकर डट गए। मनमोहन सिंह की मोनी बाबा की इमेज थी, मोनी बाबा की इमेज थी, पर किस्मत बहुत तेज थी। वे 10 साल तक प्रधानमंत्री यूं ही नहीं रहे, कांग्रेस के छंटे हुए खास पंजे थे। अरे पगड़ी हटाकर देख लो अंदर से गंजे थे, पगड़ी हटाकर देख लो अंदर से गंजे थे। आगे नंबर तो अडवाणी जी का था, पर मोदी जी बीच में आ गए, मोदी जी बीच में आ गए, जनता के मन को भा गए। मोदी जी ने उड़ता हुआ तीर छोड़ा है, पहली बार गंजेपन का रिकॉर्ड तोड़ा है, पहली बार गंजेपन का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे हिसाब से गंजा, हमारे हिसाब से हक तो अमित शाह का ज्यादा है, यही रिवाज है, यही कायदा है। और मोदी का कमाल है, दिक्कत यही है कि उनके सिर पर बाल है। अरे बालों का कुछ इलाज करें, बालों का कुछ इलाज करें मोदी जी, और जब तक चाहे हिंदुस्तान पे राज करें। क्या बात है, क्या बात है। इलाज करें और जब तक चाहे हिंदुस्तान पे राज करें। राहुल गांधी की भी यही बाधा है, राहुल गांधी की भी यही बाधा है, उनके बाल कुछ ज्यादा है। जिस दिन उनके बाल कुछ और छन जाएंगे, लिख लो, उसी दिन प्रधानमंत्री बन, क्या बात है, क्या बात है। उसी दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब देखिए कविता का क्लाइमैक्स और एंड, कि वक्त की चाल है, बाल तो बाल है, बालों की एक और विशेषता है निराली, पूरे शरीर में बाल ही एक ऐसी चीज है जिसके हर जगह अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। सिर पर बाल, आंखों पर भौहें, होठों पर मूछें, गालों पर दाढ़ी, सिलसिला यहीं ठहरा है, क्योंकि आगे बढ़ने में खतरा है, क्या आगे बढ़ने में खतरा है। अब
कहाँ तक इन एंड, अब कहाँ तक इन बालों की खाल निकालें, आओ सब बात को टालें, बाल बाल है खाल खाल है, मेरी बात मानो, आदमी को आदमी मानकर पहचानो, आदमी को आदमी मानकर पहचानो, बड़ा दिल खुला दिमाग और नियत साफ रखो, इंसानियत का ऊंचा ग्राफ रखो, खिलकर देखो, दिल मिलकर देखो, और सबसे पहले धड़कता हुआ दिल देखो, क्या बात। सबसे पहले धड़कता हुआ दिल देखो। बहुत खूब बाबरा साहब, दैट वाज जस्ट अमेजिंग, दैट वाज टू गुड। बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है आपने। तो हम 9:30 हो चुके हैं, तो इससे पहले कि हम हमारे कार्यक्रम का अंत करें, अगले सैटरडे आप हमारे लिए क्या लेके आ रहे हो? हाँ, अगले सैटरडे देखिए शिक्षक दिवस है, उसके आसपास तो मैं सोचता हूँ कि शिक्षक और गुरु पर, शिक्षक दिवस पर बात करेंगे आप। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बाबरा जी। तो दोस्तों और हमारे सुनने वालों और जो दर्शक यहाँ पर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, आप सभी, जैसा कि आपने अभी सुना बाबरा साहब से, कि अगले शनिवार हमारा जो शीर्षक होगा सतरंगिनी में, वो शिक्षक और गुरु पर आधारित होगा ऑन टीचर्स डे। तो तब तक के लिए मैं और डॉक्टर बाबरा आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह हंसते रहें। यस, थैंक यू। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM.